कल जो हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जस्ट रिवीजन होगा, कल जो हम कंसेप्ट से को डील किए थे उसी का रिवीजन होगा ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम थोड़ा क्वेश्चंस को लेते हैं, कल के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, जस्ट रिवीजन होगा। ठीक, क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक। ठीक है, स्पॉइल बैंक का जो स्लोप होगा उसका प्रोविजन क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है, स्पॉइल बैंक का प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो कल बहुतों लोगों को डाउट था, और ठीक है, ठीक है, कल स्लोप के बारे में कुछ लोगों को डाउट था, कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए उसे। तो स्लोप के बारे में जो था, नॉर्मली स्पॉइल बैंक का जो रहेगा, जो कि टेलीस्कोपिक नेचर का नहीं है। ठीक है, जो स्पॉइल बैंक है जो कि टेलीस्कोपिक नेचर का नहीं है, उसका तो नॉर्मली हम एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से निकाल लेंगे जो भी एंगल होगा, लेकिन 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल स्पॉइल बैंक का। ठीक है, ये तो टेलीस्कोपिक नेचर का है, तो इसका क्या होगा। ठीक है, इसका हम देखते हैं। इसका जो भी एंगल रहेगा, ठीक है, जैसे ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये जो हाइट है इसका, मान लीजिए इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है मान लीजिए 60 मीटर। ठीक है, इसका जो हाइट है हम ले लेते हैं 60 मीटर। ठीक है, हाइट 60 मीटर है। ठीक है, और इसका जो इसका फाउंडेशन, जो इसका बेस रहेगा, वो कितना से अलाउड नहीं किया गया, 1.5 टाइम्स से। ठीक है, 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो जब हाइट हम 60 रख रहे हैं, तो इसको हम कितना, हम क्या था कल का प्रोविजन, हमने हमने देखा था टेलीस्कोपिक डम के लिए कि 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसका हम लगभग रख लेते हैं 90 रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे जो भी स्लोप बनता है, ठीक है, इससे जो भी स्लोप बनता है, ये जो एंगल जो फॉर्म होगा, उससे ज़्यादा हमारा स्लोप नहीं होना चाहिए डंप यार्ड का, इन केस ऑफ टेलीस्कोपिक डंप यार्ड। ठीक है, टेलीस्कोपिक नेचर का डंप यार्ड रहेगा, तो कल हमने जाना था कि 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये रेशियो रहेगा, ये रेशियो रहेगा, और इस रेशियो से जो भी एंगल फॉर्म होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम हमने कल करके देखा था, तो कितना आया था इस रेशियो के अनुसार, 1/1, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल से कितना रेशियो आया था, मतलब कितना एंगल आया था, कल आया था हमारा 33.7 डिग्री। ठीक है, 33.7 डिग्री। ठीक है, ठीक है, 33.7 डिग्री आया था। तो ये प्रोविजंस कल बहुत लोगों को शायद क्लियर नहीं था, तो अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग क्लास है, फुल टैंक एनर्जी के साथ आप लोग आए हुए हैं, तो समझ में आ गया हो ये चीज़ आपको। ठीक है, तो दोनों का ही केस हमने समझ लिया कि जो प्रोविजंस है स्लोप स्पॉइल बैंक की। ठीक है, स्पॉइल बैंक जब भी आता है, तो उस समय आप समझिए कि वो टेलीस्कोपिक नेचर का नहीं है। जब भी टेलीस्कोपिक नेचर का रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा टेलीस्कोपिक नेचर, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर स्पॉइल बैंक दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि स्पॉइल बैंक का है, तो उस हिसाब से भी ऑप्शन से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक डंप और स्पॉइल बैंक में ये अंतर यही है कि सिर्फ स्पॉइल बैंक अगर रहेगा दिया हुआ, तो आप 30 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं करेंगे, ये वाला प्रोविजन मान के चलेंगे। ठीक है, स्लोप के केस में 37.5 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज वाली चीज़ तो कल बता ही गई थी। ठीक है, तो तीनों ही केस है स्पॉइल बैंक के केस में। टेलीस्कोपिक नेचर में क्या केस था, टेलीस्कोपिक स्पॉइल बैंक नेचर डंप यार्ड में, उसका था, उसका स्लोप कोई दिया हुआ नहीं था। ठीक है, उसका उसका स्लोप हम खुद से निकाल लेते हैं। तो उसका क्या केस था, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया है, 60 ले लिया और 1.5 करके उसको 90 ले लिया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे भी अगर हम निकालेंगे तो एंगल हमारा 33.7 डिग्री ही आएगा। ठीक है, इससे भी अगर निकालेंगे तो आंसर जो हमारा होगा वो 33.7 डिग्री ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किस केस में, टेलीस्कोपिक नेचर केस में। ठीक है, और कल हमने आपको बताया था कि ये 33.7 आपको देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा करके आपको देखने को मिलेगा 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कौन से रेगुलेशन में दी गई है, तो ये रेगुलेशन 108 में दी गई है। तो टेलीस्कोपिक के नेचर में टेलीस्कोपिक नेचर
स्पॉइल डंप के बारे में भी हमने जाना और नॉर्मल स्पॉइल डंप के बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ स्पॉइल बैंक। ठीक है, सिर्फ यहाँ लिखा गया है स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक के बारे में आपसे प्रोविजन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस दी गई है, क्या क्या ऑप्शंस है। स्लोप शैल बी डिटरमाइंड बाय नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में कल हमने डिस्कस किया। ऑफ द डंप्ड मटेरियल, ठीक है, तो सही बात है कि नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज जो होगा उसका एंगल ऑफ रिपोज जो भी मटेरियल वहां पर डंप्ड है तो उसकी एंगल ऑफ रिपोज पर डिपेंड करेगी क्या, स्पॉइल बैंक का स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन में, इन एनी केस स्लोप शैल नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री। ठीक है, कोई भी केस में 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी केस में 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी। तो बोथ ही सही है, बोथ एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 108 का अनुसार से दोनों ही सही है। क्वेश्चन रेगुलेशन CMR 2017 से है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 8 से। तो नन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो कल का रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, फिर 108 रेगुलेशन सही है क्योंकि हम लोग डंपयार्ड का टॉपिक को टैकल कर रहे हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम ए माइन ओपनिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल रखिए यहाँ, सिर्फ माइन ओपनिंग लिखा है यहाँ पर। ठीक है, माइन ओपनिंग मिनिमम डिस्टेंस ऑफ स्पॉयल बैंक्स टो, जैसे स्पॉयल बैंक का टो है। ठीक है, और माइन ओपनिंग है यहाँ पर एक। ठीक है, साफ्ट यहाँ पे इंक्लाइन है, यहाँ से माइन ओपनिंग है। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये टो है, इसका टो कौन सा होगा इसका, ये इसका टो हो गया। ठीक है, ये एंड पॉइंट जो है इसी इसका टो हो गया। तो यहाँ से हम मेजर करके करेंगे तो 100 मीटर के अंदर में कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, 100 मीटर के अंदर में कुछ नहीं आना चाहिए, ना कोई बिल्डिंग आना चाहिए, ना स्कूल आना चाहिए। ठीक है, 100 मीटर के अंदर में कुछ नहीं आना चाहिए, ना बिल्डिंग ना कोई स्कूल, कुछ नहीं आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर कुछ कोई भी चीज़ लाइन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम ए माइन ओपनिंग मिनिमम डिस्टेंस बोला गया, फ्रॉम ए माइन ओपनिंग मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए स्पॉइल बैंक्स टू शुड बी, तो 100 मीटर कम से कम रहना चाहिए। ये कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको 108 में मिलेगा। तो यहाँ जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ एक एग्जांपल दी गई है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है, माइन ओपनिंग दिया गया है सिर्फ। ठीक है, रेगुलेशन 108 में क्या है, वहाँ पर आपका माइन ओपनिंग है, पब्लिक वर्क्स जैसे कोई भी पब्लिक बिल्डिंग्स वो हो गई। ठीक है, रोडवेज हो गए। ठीक है, और कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू दी ओनर, ये सब जितनी भी मतलब चीज़ें होंगी सब सब कुछ ही 100 मीटर के बाद ही में होगी। स्कूल, बिल्डिंग, रेलवे लाइन, माइन ओपनिंग जो कुछ भी होगा सब 100 मीटर के बाद में ही होगी। ठीक है, तो ये CMR 2017 का क्वेश्चन है, रेगुलेशन नंबर 108 का। ठीक है, तो 100 मीटर के अंदर में कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है सिर्फ माइन ओपनिंग, और भी यहाँ पर अलग क्वेश्चन करके दे सकता है कि रेलवे लाइन कितनी दूर में रहेगी स्पॉइल बैंक टो से। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग परमानेंट स्ट्रक्चर्स कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड डंप यार्ड। ठीक है, ये DGMS सर्कुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेफरेंसेस आपको दी नहीं गई है यहाँ पे, लेकिन PDF जो बन रहा है अच्छी तरीके से उसमें रेफरेंसेस सब कुछ दी जाएगी कहाँ से क्वेश्चन है, ताकि आपको किसी भी चीज़ में डाउट ना हो कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्रेडियंट ऑफ होल रोड ऑफ डंप यार्ड। ठीक है, डंप यार्ड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, तो 1/20। ठीक है, तो एक होल रोड तो हमारा माइंस का हो गया। ठीक है, उसमें कितना है, 1/16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये DGMS सर्कुलर के क्वेश्चन है। ठीक है, 1/16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डंप यार्ड का कितना है, डंप यार्ड का हमारा है 1/20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/20 से हमारा हॉल रोड होगा जो डंप यार्ड का, वो 1/20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, DGMS सर्कुलर के क्वेश्चन। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन हम लोग टैकल करेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा इससे। सारे ही जितने ऑल पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल स्टेचुटरी बुक्स, ऑल साइड बुक्स, सभी सभी क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे। कोई भी एग्जाम वगैरह है आप ये PDF उठाइए और इसको पढ़िए कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चंस आपके जितने भी एग्जाम में होंगे सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये भी DGMS सर्कुलर है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ डंपर ऑन हॉल रोड। ठीक है, हॉल रोड में डंपर की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर। माइंस में हॉल रोड की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 kmph।
फिर क्या मैसेज आ गया? सर 1 in 20 से ज़्यादा नहीं होगा का मतलब 1 in 19 नहीं होना चाहिए। हाँ, समझने लगे आप तो। ठीक है, 1 in 20 से ज़्यादा नहीं होगा उसका मतलब कि 1 in 19 नहीं होगा, 1 in 21 आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको भी हमने जान लिया कि माइंस में 30 km/h और डंप यार्ड में 15 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओवरऑल स्लोप ऑफ टेलीस्कोपिक डंप। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको देखने को मिलेगा नॉट एक्सीड 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। अब इससे जो भी होगा 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल से जो भी इंक्लिनेशन बनता है, अगर वर्टिकल मेरा 1 है, ये मेरा 1.5 है, ये रेशियोज में है, ये जो भी एंगल बनाएगी उससे ज़्यादा हमारा टेलीस्कोपिक डंप का स्लोप नहीं होगा। ठीक है, टेलीस्कोपिक डंप का हमारा स्लोप नहीं होगा। तो ऑप्शन ये सही है। क्या क्या लिखा बी में? क्या लिखा? नॉट मोर देन 37.5 डिग्री। ये तो टेलीस्कोपिक डंप का नहीं, ये तो स्पॉइल डंप का है। सी में क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ रिपोज। इसके केस में कुछ वैसा लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, नॉट मोर देन 45 डिग्री। ठीक है, ये वाली भी गलत है, तो एक सही है। 60 में है, व्हाट शुड बी दी हाइट। ठीक है, व्हाट शुड बी दी हाइट एंड स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक। हाइट एंड स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, स्पॉइल बैंक दिया हुआ है तो दोनों ही होगा। डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ रिपोज है। नेक्स्ट क्या है? हाइट नॉट मोर देन 30 मीटर। ठीक है, स्पॉइल बैंक का केस है, टेलीस्कोपिक का तो केस है नहीं, तो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बी ऑप्शन में क्या है? डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ ड्रॉ। एंगल ऑफ ड्रॉ किस में आता है? एंगल ऑफ ड्रॉ तो हमारा सबसिडेंस में आता है। ठीक है, तो इससे तो कोई लिंक है नहीं उसका। ठीक है, तो एंगल ऑफ ड्रॉ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ रिपोज एंड हाइट नॉट मोर देन 90 मीटर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, 90 मीटर तो हमारा टेलीस्कोपिक डंप का है। डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ एलिवेशन, गलत हुई। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ग्राउंड फॉर डंपिंग शुड बी फ्री फ्रॉम जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फार फ्रॉम एक्टिव ब्लास्टिंग। ठीक है, तो डंपिंग जहां पे हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहाँ के ग्रास बुसेस ट्रीज वगैरह जो भी होंगे उसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसे हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद फाउंडेशन वहाँ का साउंड बना देंगे, अच्छा बनाएंगे फाउंडेशन हम। ठीक है, उसके बाद डंपिंग वहाँ पे स्टार्ट होगी। ये तो हो गई नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन। अगर मान लीजिए डंपिंग जहाँ पे हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ का साइट में कुछ जियोलॉजिकली डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे क्रैक्स है, वहाँ फ्रैक्चर्ड है, कुछ भी है, जैसे फॉल्ट्स वगैरह हो गए, तो उस प्लेस पे हम डंप नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कल होके वहाँ पर स्लाइड्स हो जाएगा, डंप डंप स्लाइड्स हो जाएगा। ठीक है, तो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ पर हम डंपिंग नहीं करेंगे। तो कहाँ कहाँ नहीं करेंगे डंपिंग? हम जियोलॉजिकल डिस्टर्ब्ड एरिया में नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट में क्या बताया था हमने कि जहाँ भी ग्रास भूसेस ट्रीज वगैरह रहेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्टली डंप नहीं कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग साफ करेंगे, वहाँ पर साफ करके अच्छी तरीके से रिप करेंगे उसको हम। और फाउंडेशन साउंड अगर रहेगा, अच्छा फाउंडेशन रहेगा, तभी हम वहाँ पे डंप हम करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि शियर मटेरियल, जो जो वहाँ मटेरियल जो डंप किया जा रहा है उसका जो शियर स्ट्रेंथ रहेगा, और जो जिस पर डंप किया जा रहा है, मतलब कि जो कि फाउंडेशन है, उसका शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू जो मटेरियल उस पर डंप किया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो वो स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने जान लिया। और अगर मान लीजिए कि अगर हम ट्रीज बुसेस पर ही अगर डंप कर दे रहे हैं तो क्या होगा? ट्रीज बुसेस को बिना साफ किए, बहुत सारी वहाँ वेजिटेशन प्लांटेशन वगैरह लगी हुई थी, छोटे छोटे बुसेस थे, उस पर हमने डंप कर दिया तो क्या होगा? उस पे डंप करने से क्या होता है कि जितने भी प्लांटेशंस हैं वहाँ पे, ट्रीज बुशेस, वो जब कॉम्पैक्ट हो जाए, वो जब दब जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो वो एक लेयर बना देते हैं, स्लिपरी स्लिपरी लेयर बनाते हैं। और वो लेयर क्या क्या करता है? वो डंप को स्लाइड करवा देता है फिर बाद में। ठीक है, वो जो लेयर स्लिपरी हो जाती है, लेयर जो कि हमने ट्रीज बुशेस को बिना साफ किए हुए डंप करा दिया था उसके ऊपर, तो वो कॉम्पैक्ट होकर स्लिपरी मटेरियल कुछ बनाती है और वो डंप को स्लाइड करवा सकती है। तो इसीलिए हम जब भी बूसेस वगैरह देखते हैं, या फिर हमारी साइट जहाँ पे साइट है, डंपिंग की साइट है, वहाँ पर ट्रीज बूसेस रहते हैं, तो उसे हम पहले क्लियर ऑफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपर से रिप कर देते हैं। ठीक है, और
मोटर ग्रेडर स्क्रैपर वगैरह से अच्छी तरीके से साफ करवा देते हैं, फाउंडेशन सही हो जाता है उसका, उसके बाद ही हम उस पर डंप हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वीकर मटेरियल शुड नॉट बी डम्प्ड ओवर स्ट्रॉन्गर। वीकर मटेरियल के ऊपर अगर हम स्ट्रॉन्गर मटेरियल को डंप करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल के ऊपर हम सैंडस्टोन डाल दिए तो क्या हो जाएगा, वीकर मटेरियल पर अगर हम स्ट्रॉन्गर मटेरियल को डंप कर देते हैं तो वो स्लाइड कर जाता है। ठीक है, उसका अंदर इतना कैपेसिटी नहीं रहता है कि उसको झेल पाए, वो स्लाइड कर जाता है। इसीलिए ऑलवेज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल के ऊपर ही हम वीकर मटेरियल को डंप हम करेंगे। ठीक है, कभी भी हम वीकर मटेरियल के ऊपर में स्ट्रॉन्गर मटेरियल को डंप नहीं करेंगे। ये सब डीजीएमए सर्कुलर है 976E के अंतर्गत आता है, और लगभग शायद 2018 की है डीजीएमए सर्कुलर शायद। ठीक है, नेक्स्ट है सी नंबर पॉइंट में बोल रहा है, द ग्रेडियंट वेयर ओवरबर्डन इज टू बी डंप्ड, द ग्रेडियंट वेयर ओवरबर्डन इज टू बी डंप्ड शुड बी जनरली फ्लैट। ठीक है, जहां पर हम डंप करेंगे, देखिए फिगर में देखिए आपको समझ में आएगा। ये पेज नंबर कितना हम देख लेते हैं पहले, 63 है। ठीक है, फिगर देखते हैं, फिगर, हाँ ये देखिए, ये जहां हम डंप कर रहे हैं ये 1/30 to 1/40 बोला गया है। ये देखिए फ्लैट है, नियरली फ्लैट है। तो जहां पर हम डंप करेंगे, रोडवे मेरी कितनी होगी, 1/20। ठीक है, ये जो रोडवे है ये मेरी 1/20 रहेगी। ठीक है, लेकिन जहां पर हम डंप कर रहे हैं, जहां पर डंपर डंप करेगा वो इंक्लाइन अगर रहेगा तो टॉपलिंग का चांस चांस बनेगा इसका। ठीक है, ये अगर इंक्लाइन रहेगा, इस साइड ऊंचा है, मतलब इस साइड ऊंचा है, इस साइड नीचा रहेगा, तो क्या होगा, टॉपलिंग का चांस बनेगा इसका। ठीक है, पलटने का चांस बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सरफेस होती है ये फ्लैट होती है। ठीक है, जहां पर डंप कर रहा है वो फ्लैट होगी। ठीक है, तो कितना फ्लैट बोला गया था, 1/30 to 1/40। ठीक है, कितना नंबर पेज में थे, 63 में थे, पेज नंबर 63, 62 63, हाँ आ गए। ठीक है, तो सी नंबर जो ऑप्शन था, तो ग्रेडियंट वेयर ओवरबर्डन इज टू बी डम्प्ड शुड बी जनरली फ्लैट, फ्लैट होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 1/30 से 1/40। ठीक है, तो सभी स्टेटमेंट जो इसमें है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक, अच्छा, और लोग बोल रहे हैं मैसेज करके कि सर फास्ट बोलते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं, तो आप सुनिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं इसमें बोलता हूँ, जो भी कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ, सारे इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें। कहीं नोट्स नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लिखा हुआ सब कुछ है। ठीक है, जब भी ये सब क्वेश्चन डिस्कस हो जाने के बाद जब आप दोबारा पढ़िएगा इसको, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो जो मैं यहाँ बातें बोलता हूँ, सब क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिल जाती है। अब कुछ रह जाती है तो उसे कॉपी में लिख लिया कीजिए, और ये वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएगी, विद इन 3 days प्रोवाइड हो जाएगी आपको। ठीक है, इसका सारा क्वेश्चन ले लिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हो चुकी थी हमारी, कि जहाँ पर डंप यार्ड होता है वहाँ पे कोई भी ओवरहेड लाइन नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइंस कोई भी पास नहीं होती। क्यों नहीं पास होती, क्योंकि ओबी डंप का जो एरिया होता है, डंप यार्ड का जो एरिया होता है, वहाँ उसका हाइट हमेशा बढ़ते रहता है, तो क्लियरेंस रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक क्लियरेंस जो होता है कि इतना क्लियरेंस होना चाहिए ग्राउंड से ये ओवरहेड लाइन के बीच में, वो रखना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो नॉट अप्लीकेबल हो गया इसमें। ठीक है, और हॉल रोड से कितनी होती है, माइंस के हॉल रोड से, माइंस का अगर हॉल रोड रहेगा तो उसमें हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, माइंस का अगर हॉल रोड है तो तो उसका, और जो क्लियरेंस रहेगा ओवरहेड लाइन का, उसका हो जाएगा 12 मीटर। CEA 2010 का है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010। स्टेबिलिटी ओवरबर्डन डंप कैन बी इनहेंस्ड बाय, इनहेंस्ड मतलब बढ़ा सकते हैं किस तरह। ठीक है, स्टेबिलिटी जो होगी ओवरबर्डन डंप की, हम किस प्रकार से उसको इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन, ठीक है, ट्रीज वगैरह लगा के। ठीक है, ट्रीज वगैरह लगा दिए हैं। 10 मिनट में क्लास कट जाएगी, तो आप लोग फिर से लिंक को टच करके ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटेशन ऑफ ट्रीज वगैरह। ठीक है, जो भी डंप वगैरह होंगे उस पर हम क्या करेंगे, ट्रीज वगैरह लगा देंगे। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स है इसके। सीड पॉट बनाया जाता है, जैसे आम का गुठली हो गया, तो उसको क्या कीजिए कि मट्टी से लपेट के रखिए उसे, और बहुत सारा बना लीजिए, 20-25 को बना लीजिए इस तरह करके, मिट्टी से लपेट लपेट के सीड्स वगैरह को। उसके बाद जब भी डंप वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ उठा उठा के फेंक दीजिए। बरसात वगैरह होगी उसके बाद फिर वो अपने आप में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, उसका उसका जो रूट वगैरह होगा सब जगह पकड़ लेगा मिट्टी को, तो डंप स्लाइड नहीं होगा। बहुत सारे टेक्निक्स है इसके। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन हो गया एक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, यूजिंग स्लोप स्टेबिलिटी रडार। ठीक है, स्लोप स्टेबिलिटी रडार के बारे में कुछ डिस्कशन शायद हुई थी। ठीक है, तो वो ये जो
टीटीएच केबल टाइप से ऐसे करके लगा होता है, राउंड राउंड घूमते रहता है, ठीक है, ऐसे राउंड ये घूमते रहता है इस साइड से लेके इस साइड तक। कहाँ पे किस तरफ से इसका फेस होता है, जिधर बेंच होगा, जिधर बेंच का स्लोप होगा उधर फेस होगा। रुकिए फिगर है इसका, फिगर है कहाँ पे है। देखिए ये स्लोप स्टेबिलिटी रडार मेजर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मूवमेंट। स्लोप का जो मूवमेंट होता है उसको वो मेजर करता है और मूव करते रहता है, ठीक है। इधर इधर से इधर, यहाँ से इस इतना इतना कम से कम रेंज में मूव मूव करेगा। जिस तरह पंखा घूमता है, टेबल फैन घुमा दीजिए उस तरह मूव करता है, उसी तरह मूव करेगा, ठीक है। ये क्या काम होता है, ये एक एक पॉइंट को पकड़ कर रखता है। जैसे ये यहाँ स्लो फेलियर हो चुका है, लग रहा है गिर गया यहाँ से थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक पॉइंट को कंसिडरेशन में रख लिया, ठीक है, और उस पॉइंट का देखता है कुछ मूवमेंट तो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस वगैरह भेजते रहता है। स्लोप स्टेबिलिटी रडार है इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये, स्लोप स्टेबिलिटी रडार, ठीक है, रडार है, ठीक है। तो क्या करता है, ये एक पॉइंट को कंसिडर करके रखता है और उस पॉइंट का मूवमेंट को नोट करता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट वगैरह समझ में आती है इसे, तो तुरंत सिग्नल भेजता है, ठीक है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम जवाब जवाब देंगे जो भी क्वेश्चन रहेगा। अभी सुनते सुनते जाइए, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है। तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये मूव करते रहती है और एक पॉइंट को कंसिडरेशन में रख के विथ रिस्पेक्ट टू उसका मूवमेंट ये सिग्नल्स वगैरह सेंड करती है, ठीक है। तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार भी आपने देख लिया। स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन को एनहेंस करने का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो जो तरीका है। डेफोरेस्टेशन था, दोनों जगह होता है, डंप यार्ड में भी होता है, बेंच में भी होता है, ठीक है। एसएसआर दोनों जगह यूज होता है, डंप यार्ड में, बेंच में, दोनों जगह, ठीक है। डेफोरेस्टेशन एक तरीका हो गया, पेड़ पौधा लगाना। नेक्स्ट हो गया स्लोप स्टेबिलिटी रडार का यूज करना, इंस्ट्रूमेंट है केबल ग्राउटिंग। केबल ग्राउटिंग क्या होता है, केबल ग्राउटिंग मीन्स, इसका फिगर है शायद है, हाँ ये देखो, ठीक है। ये डंप यार्ड है, डंप यार्ड में क्या हम कर रहे हैं कि केबल ग्राउटिंग कर रहे हैं, ठीक है। केबल ग्राउटिंग हो रहा है, रॉक बोल्ट हो रहा है, ठीक है। रॉक यहाँ तो ये तो रॉक बोल्ट है, ठीक है, रॉक बोल्ट है, केबल ग्राउटिंग नहीं। केबल ग्राउटिंग होती है, केबल खींची हुई होती है यहाँ से, यहाँ यहाँ करके ग्राउट कर देते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ आपको रॉक बोल्ट दिख रहा है। रॉक बोल्टिंग से क्या किया गया, यहाँ पर नेट नेट बना दिया गया है ताकि जो लूज लूज पार्ट फ्रेगमेंट्स हैं वो ढुल के नीचे नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हुआ, ठीक है, स्लोप को जो डंप यार्ड है उसको स्टेबलाइज करने का, ठीक है, ठीक है। तो सारे ये चीज़ तो डिस्कस्ड हो गए। और एसएसआर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, प्रिडिक्ट्स इंस्टेबिलिटी इन 2 to 3 आवर इन एडवांस, ठीक है। 2-3 घंटा पहले ही बता देता, तो आप मशीनरी वशीनरी वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। एसएसआर का यूज़ होता है अभी। तो इसमें ऑल दी अबव आर करेक्ट, ठीक है, ऑल दी अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेबिलिटी इसमें थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है एसएसआर के बारे में। एसएसआर बीइंग यूज्ड व्हिच कैन प्रिडिक्ट देम फ्रॉम इम्पेंडिंग फेलियर, ठीक है। फेलियर से इम्पेंड होने से पहले ही बता देता है, प्रिडिक्ट कर देता है, जनरली 2 to 3 आवर इन एडवांस, इंडिकेशन विच कैन सेव द लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। स्लोप स्टेबिलिटी रडार वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो डंप यार्ड में यहाँ पर लेवलिंग डायग्राम से दिखाया गया आपको, और यहाँ तो ओरिजिनल डायग्राम है, रियलिस्टिक डायग्राम है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डंपिंग ऑपरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डंपिंग ऑपरेशन, डंपिंग ऑपरेशन का रिगार्डिंग में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया पहले ही कि हार्ड रॉक शुड नॉट बी डंप्ड ओवर सॉफ्ट रॉक, ठीक है, एकदम सही है कि हार्ड रॉक को सॉफ्ट रॉक के ऊपर डंप नहीं करेंगे, नहीं तो स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। टॉप सॉइल शुड बी डंप्ड सेपरेटली, ठीक है। टॉप सॉइल का बहुत महत्व है, ठीक है, टॉप सॉइल का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर टॉप सॉइल आप अगर वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी लोग करते हैं अपना लीड बचाने के लिए, अपना टाइम, टॉप सॉइल थोड़ा सा दूर में जाकर डंप कर रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल डंपिंग यार्ड है वो सामने है और टॉप सॉइल वाले डंपिंग यार्ड दूर है, तो टॉप सॉइल वाले डंपिंग यार्ड पास अगर जाकर डंप करेंगे तो समय ज़्यादा लगता है, लीड लीड बढ़ा हुआ रहेगा उसका। एज फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माइंस है, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, टॉप सॉइल निकल रहा है, ठीक है, टॉप सॉइल यहाँ से इजेक्ट आउट हो रहा है।
और डंप यार्ड कौन सा है, यहाँ सामने में डंप यार्ड कौन सा है, ये वाला हाँ, सामने में हमारा हार्ड हार्ड रॉक का डंप यार्ड है। और यहाँ पे हमारा क्या है, टॉप सॉइल का डंप यार्ड है। ठीक है, टॉप सॉइल का डंप यार्ड है। तो जो इसका डिस्टेंस जो होगा वो सामने कहाँ से पड़ेगा, ये माइन से निकल के यहाँ पर सामने पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, डिजलिंग का कॉस्ट, एक सेकेंड पार्टिसिपेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या क्या किया जाता है कि जो हमारा व्हीकल होता है, डंपर होता है, उसका डीजलिंग कॉस्ट बचाने के लिए सामने ही जाकर डंप कर देते हैं। ठीक है, और किसके साथ मिला के डंप कर देते हैं, सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, टॉप सॉइल हो गया, तीनों को मिला के डंप कर दिए। ये ना कि यहाँ यहाँ पर जाकर डंप किए। तो टॉप सॉइल को क्या किया, ये वेस्ट कर दिए। ठीक है, टॉप सॉइल इज वेरी वेरी प्रीसियस, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है उसे उसे बनने के लिए। और जो भी प्लांटेशन वगैरह कुछ भी होगी तो वो टॉप सॉइल में ही होगा। ठीक है, हार्ड रॉक में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो टॉप सोइल का वेस्ट हो जा रहा है। अगर टॉप सोइल का वेस्ट हो जाता है और अगर कोई भी एक्टिविस्ट आपके ऊपर केस करता है तो आप पर केस हो जाएगा। ठीक है, आपके आपके ऊपर कड़ा एक्शन एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखें कि टॉप सॉइल को हमेशा हम क्या करेंगे कि अलग जगह में, सेपरेट जगह में हम डंप करेंगे, साथ में मिला के डंप नहीं करेंगे। साथ में मिला के डंप करने से क्या होगा, हमारा डंप यार्ड अनस्टेबल होगा। ठीक है, मिला के अगर डंप करेंगे तो अभी हमने जस्ट जस्ट पढ़ा कि हार्ड रॉक शुड नॉट बी डंप्ड ओवर सॉफ्ट रॉक। तो टॉप सॉइल के ऊपर अगर हम डंप कर रहे हैं तो सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम डंप नहीं करेंगे, नहीं तो स्लाइड होगा, और ऐसे भी करना कानूनन जुर्म है। ठीक है, तो लीड बचाने के चक्कर में लोग कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। लीड मीन्स जानते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को लीड बोलते हैं, एक साइड का जो डिस्टेंस है माइंस टू डंप यार्ड, उसको बोलते हैं लीड। ठीक है, टॉप सॉइल शुड बी डंप्ड सेपरेटली। ठीक है, टॉप सॉइल को हम सेपरेटली डंप करेंगे। ठीक है, ताकि बाद में रिक्लामेशन प्रोसेस में बाद में हम उसे टॉप सॉइल को हम डंप कर सके, डंप यार्ड के बैक फिलिंग होने के बाद हम टॉप सॉइल को छिड़काव कर सके, ताकि उसमें प्लांटेशन वगैरह लगाए जा सके, लाइवलीहुड वहाँ रह सके। ठीक है, नेक्स्ट सी में है, वाटर सेल नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट इन और अराउंड दी ओबीटम। ठीक है, पानी को एक्यूमुलेट नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ एक आपका टॉप सोइल का डंप है, नीचे में पानी अब जमा करने दे दिए। तो पानी क्या क्या करता है, पानी क्या करता है कि मिट्टी को पकड़, मतलब मिट्टी से जाकर मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, मिट्टी को भारी करेगा और खींचेगा। ठीक है, मिट्टी को भारी करेगा और खींचेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। कि ये जो आपका सरफेस रहेगा, डंप यार्ड का सरफेस रहेगा, वहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर फिर क्रैक डेवलप होने के बाद ये खींच के स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, खींच के स्लाइड कर जाएगा। तो डंपर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर डंप कर रहा है तो डंपर टॉपल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा डंपर वहाँ पर। तो कभी भी इन इन एंड अराउंड कहीं भी पानी का जमावड़ा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कोई भी हमारा स्लोप है, स्लोप में अगर पानी पानी जाके मिलता है तो स्लोप को कमजोर कर देता है, वो स्लाइड होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो पानी से तो दूर रखना ही रखना है। ठीक है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और वाटर बियरिंग स्ट्राटास वगैरह जो है, या फिर कहीं से पानी आके जमा हो जा रही है, तो वो हमारी स्लोप को कमजोर करती है। ठीक है, तो उससे फेलियर हो जाएंगे। अब फेलियर होगी तो आपके डंपर्स वगैरह टॉपल डाउन होंगे। ठीक है, बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो डंपिंग शैल बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट है डीजीएमए सर्कुलर, ये सारी डीजीएमए सर्कुलर है, 976 ई का है, 2018 का है। और डंपिंग शैल बी स्टॉप्ड इफ देयर आर क्रैक्स, इफ देयर आर क्रैक्स, सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया गया है कि डंपिंग को स्टॉप कर देना है। ठीक है, अगर क्रैक्स और इंस्टेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, सीधा सीधी स्टॉप ही लिखा गया, कोई मेजर्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। डीजीएमए सर्कुलर में सीधा सीधी ही लिख दिया है कि जहाँ पर भी क्रैक्स पाए पाए जाएंगे वहाँ पर डंपिंग स्टॉप कर देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कि जहाँ भी क्रैक होता है वहाँ पर हार्ड मटेरियल गिराते हैं और उसको डोजिंग करवा देते हैं और वहीं से फिर स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है, वो हम देख लेंगे क्या क्या करते हैं, फिगर्स में देख लेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट फिगर्स ही आएगी सारी, हम डिस्कशन करेंगे हम लोग उसमें। तो डंपिंग शैल बी स्टॉप्ड इफ देयर आर क्रैक्स फाउंड। ठीक है, क्रैक्स अगर मिलती है डंप यार्ड में, दिखाएंगे क्रैक्स वगैरह किस तरह से होती है। ठीक है, ई में क्या बोल रहा है, डंपिंग शैल बी अवॉइडेड, डंपिंग शैल बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट बर्म। ठीक है, बर्म हमने कल इसके बारे में बहुत अच्छा खासा डिस्कस किया था। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोर्ट वगैरह सब कुछ, जितने भी प्रोविजंस थे सब कुछ अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली थी हमने। तो डंपिंग एरिया शैल बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट बर्म। ठीक है, एंड नॉन डंपिंग एरिया, और जहां पर डंपिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं मतलब कि अभी रुकी हुई है। ठीक है, अभी हम वो एक्टिव एक्टिव बर्म नहीं है। ठीक है, समझिए एक्टिव डंपिंग डंपिंग साइट नहीं है, एक्टिव डंपिंग साइट नहीं है। तो वहां पर क्या करते हैं कि 2 मीटर की हम बर्म बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, डंपिंग मटेरियल से ही हम बर्म बनाते हैं ऑफ नॉट लेस देन 2 मीटर। ठीक है, वो डिमार्केटेड होती है कि यहाँ पर अभी मार्किंग होती है कि यहाँ पर अभी डंपिंग नहीं हो रही या फिर अनस्टेबल एरिया है। ठीक है, ऑप्शन ई फिर से बता, हाँ फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डंपिंग
ये समझ में नहीं आ रही क्योंकि अभी है ना फिगर में हम जाके हम फिर से हम बताएंगे इसको, ठीक है, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एफ नंबर में तो ऑल द अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो डंपिंग एरिया जहाँ पर हम लोग डंपिंग कर रहे हैं वहाँ पर तो बर्म देंगे ही देंगे। ठीक है, और जहाँ पर डंपिंग नहीं कर रहे वहाँ पर 2 मीटर का बर्म दे देते हैं, ताकि वो इंडिकेशन होता है कि वहाँ पर डंपिंग नहीं हो रहा है या फिर वो अनस्टेबल एरिया है। ठीक है, हम उसे देख लेंगे। ठीक है, हम उसे देख लेंगे फिगर से, तो सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस कर दिए, डील कर लिए हैं यहाँ पे। लास्ट क्या बच गया, क्या है यहाँ, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ हॉल रोड व्हेन वन वे इज नॉट ट्रैक्ट। अच्छा, कल कल का एक डाउट रह गया था, कल मैं बार बार डंपर डंपर बोल रहा था क्योंकि उसका रीजन था। ठीक है, जो मशीन प्लाइंग है यहाँ पर डीजीएमएस सर्कुलर कल हमने देखा जाके 976E। ठीक है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ व्हीकल। ठीक है, VEHI, मशीन नहीं लिखा, व्हीकल लिखा हुआ। तो व्हीकल में डंपर्स आती है। ठीक है, तो सही है, लेकिन व्हीकल का यूज़ है तो अप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है वही वर्ड का यूज़ हम लोग करेंगे तो बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ हॉल रोड व्हेन वन वे इज नॉट प्रैक्टिकेबल। जब वन वे इज नॉट प्रैक्टिकेबल, देखिए कंडीशन दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, कल हमने बात की थी कि जब वन वे प्रैक्टिकेबल नहीं होगी। ठीक है, क्या था, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ हॉल रोड व्हेन वन वे इज नॉट प्रैक्टिकेबल, मतलब कि जब डिवाइडर दे के दोनों साइड का विड्थ W+5 रखना पॉसिबल नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे। वो उस तरह का कंडीशन अगर क्वेश्चंस में दे दिया जाता है आपको, तो उस समय आपको आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपको टिक करना है नॉट लेस देन 3W+5। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो यहाँ पर आंसर हो जाता नॉट लेस देन W+5। ठीक है, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या क्या है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में वही सब पॉइंट्स होगा जो कि क्वेश्चंस में है। जैसे कि टॉप सॉइल सेल बी केप्ट एट सेपरेट प्लेस। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, टू में ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, स्लोप एंगल सेल नॉट एक्सीड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, स्लोप एंगल सेल नॉट एक्सीड एंगल ऑफ रिपोज इन एनी केस इट शुड नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया, स्पॉइल बैंक का फंक्शन फीचर से। If the height of a spoil bank exceeds 30 meter, dumping shall be done in the form of benches, that is telescopic dump. ठीक है, in such cases that is telescopic type dump, overall slope shall not exceed 1 vertical to 1.5 horizontal. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। और toe of spoil bank shall not extended within 100 meter of a railway, public road और रेलवे पब्लिक रोड, माइन ओपनिंग, यही सब कुछ है। ठीक है, 108 में आप इसे देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं फिगर पे और थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस करते हैं डंप यार्ड। ठीक है, डंप यार्ड के बारे में अच्छी खासी दिमाग में कुछ ना कुछ तो बैठ ही गया हो, क्या क्या होता है नहीं होता। ठीक है, तो फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या अफेक्टिंग करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉइल डंप। ठीक है, स्पॉइल डंप को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फाउंडेशन ऑफ स्पॉइल डंप, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली कि कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो डंपिंग एरिया होना चाहिए उस क्लियर ऑफ होना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी ग्रास बूसेस वगैरह कुछ भी ना हो। ठीक है, उससे अच्छी तरह से रिपिंग और कंपैक्शन कर दिया जाना चाहिए, ताकि वो उसका जो शियर स्ट्रेंथ रहेगा जहाँ पर फाउंडेशन है डंप यार्ड का, और जो मटेरियल उस पर डंप की जाएगी उसकी शियर स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन जो हमारा डंप यार्ड का, उससे कम रहना चाहिए। ठीक है, ब्लास्टिंग वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ब्लास्टिंग वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, इसमें इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, इसका क्या रीज़न है समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशन तो कोई भी है, स्लोप स्टेबिलिटी है। ठीक है, स्लोप स्टेबिलिटी है, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा, स्लोप को डिसेबल कर देगा वो। नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का भी अहम रोल है। जैसे कि हम जब ब्लास्टिंग करते हैं तो कोई फ्रेगमेंट इतना बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, ऐसा ऐसा फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो वैसा ऐसा फ्रेगमेंट्स है, इसके बीच में बड़ा सा फ्रेगमेंट्स आएगा, तो क्या ये बड़ा वाला फ्रेगमेंट्स को रोक पाएगा, छोटा छोटा ये ढूल के गिर जाएगा नहीं नीचे, और साथ में कुछ पत्थर वगैरह को भी लेके 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 गिरेगा। तो फ्रेगमेंट्स अगर मतलब कि रेगुलर साइज के होते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स अगर रेगुलर साइज के होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एक में एक जाके बैठ जाते हैं और स्लोप को स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, वो एक में एक जाके सेट हो जाते हैं और जाके और स्लोप को स्टेबल स्टेबल करते हैं। और अगर जो हमारा फ्रेगमेंट बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, बहुत बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट्स है, बहुत छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट्स है, कोई छोटा छोटा, ऐसे छोटा छोटा फ्रेगमेंट है, फिर बड़ा बड़ा फ्रेगमेंट्स आ गया, तो ये लेकर सब गिर जाते हैं नीचे। तो जो होता है ब्लास्टिंग का बहुत अहम रोल है इन द स्टेबिलिटी ऑफ स्पॉइल डंप। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंट्स, जो हमारा ब्लास्टिंग फ्रेगमेंट्स है वो भी अगर अच्छे साइज का हो, अच्छा से अगर हम ब्लास्टिंग कराते हैं तो अच्छा अच्छा फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा फ्रेगमेंट्स अगर जाके अगर हम डिकम्पोज करते हैं, डंप करते हैं डंप यार्ड में, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ स्पॉइल डंप के बारे में आपने समझ लिया। नेक्स्ट आपने ब्लास्टिंग
वाइब्रेशन के बारे में भी समझ लिया कि एक्टिव ब्लास्टिंग अगर सामने हो रही है डंप यार्ड से तो वो आपके जो स्लोप है, जो टेलीस्कोपिक डंप का स्लोप है उसको अफेक्ट अफेक्ट कर सकता है, जो आपका स्पॉइल बैंक का स्लोप है उसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्लाइड हो सकती है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हाइट ऑफ द स्पॉइल डंप। हाइट आप अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, एंगल बढ़ेगा। ठीक है, ये एंगल बढ़ेगा अगर आप प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर हाइट ज़्यादा अगर बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। शियर स्ट्रेस के बारे में हमने पहले भी बात की है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मोटा किताब है। ठीक है, मोटा किताब है, इसे नहीं, फिगर हम दिखाते हैं, फिगर तो है ही मेरे पास। ठीक है, शियर स्ट्रेस के बारे में समझिएगा, ये देखिए। ठीक है, इसका अगर समझिए कि हाइट इसका कम रहेगा। ठीक है, इसका हाइट अगर कम रहेगा तो फिर क्या होगा, इसका शियर स्ट्रेस कम रहेगा। लेकिन हाइट इसका बढ़ गया तो क्या हुआ, ये पहले कैसा था, ये पहले इस तरह का था, ऐसे करके इसका फाउंडेशन ऐसा था। ठीक है, ये ऐसा था, 90 डिग्री पर था। अब क्या हो गया है, अब हो गया ये इसका 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 बेस तो सेम है। ठीक है, बेस फिक्स है, बेस फिक्स है, लेकिन इसका जो ये बदल गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब समझ के देखिए कि इस तरह का अगर डंपिंग यार्ड के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर इस तरह डंपिंग यार्ड के साथ यहाँ पर डंपर डंप कर रहा है और उस समय ऐसा ऐसा होता है, शियर स्ट्रेस के कारण उधर भाग जाता है, तो डंपर आपका टॉपर डाउन नहीं कर जाएगा। इसलिए हाइट जैसे ही बढ़ती है तो उसमें शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ठीक है, हाइट इस पर लोड इसमें बढ़ रहा है तो ये एक तरफ झुकना शुरू कर देता है। शियर स्ट्रेस इसी को बोलते हैं। कॉपीज में भी होती है, पतली कॉपी होती है तो उसका उसका जो पतली कॉपी नॉर्मली रह जाती है, लेकिन जो मोटी रहती है वो थोड़ा सा स्लाइड कर जाता है। ठीक है, एक साइड में स्लाइड करके ऐसा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो स्लाइड कर जाता है, खिसक जाता है उस साइड में। तो इसी को हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ये हाइट के साथ बढ़ती है, ज़्यादा हाइट अगर रखेंगे तो शियर स्ट्रेस होगा। डंपर जब भी डंप करने आएगा यहाँ ऊपर में तो क्या होगा, उस समय अगर मतलब शियर स्ट्रेस डेवलप अगर हो रही है तो डंपर हमारी टॉपल डाउन कर जाएगी यहाँ से। ठीक है, शियर स्ट्रेस हमने समझा। एक सेकंड, क्या क्या क्वेश्चन आ गया सर, थोड़ा और सिंपल करके समझाइए। सिर हाँ, समझ में आ जाएगा, समझ में। अभी एक एग्जांपल लिया, सब सब समझ में आएगा। एक सेकंड, बस 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 लास्ट में थोड़ा सा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब पूछ लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक ही सब, लास्ट नहीं बोल रहा हूँ पूरा, क्लास का लास्ट नहीं, जस्ट टॉपिक खत्म हो जाए तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस हुआ, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट शियर स्ट्रेस का थोड़ा सा और डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए। ये ऐसा था। ठीक है, 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, और ये वाला देखिए एंगल आ गया, ये वाला एंगल पे आ गया, थीटा पे आ गया। ये नॉर्मल ऐसा था। ठीक है, यंग है, और ये लोड पड़ गया इस पर, बुजुर्ग हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया, एंगल पर आ गया ये। यहाँ आपको दिख रहा होगा डंपर है यहाँ पे, ये दिखाते हैं। ये देखिए डंपर है। अब समझिए नॉर्मल कंडीशन तो ऐसा है, लेकिन अगर शियर स्ट्रेस इसमें आता है तो क्या होगा, डंपर तो यहाँ पक्का टॉपर डाउन कर जाएगा यहाँ से। इसलिए हाइट नहीं बढ़ाना ज़्यादा, जितना रिक्वायरमेंट जितना दिया गया स्टेचुटरी में उतना ही रखना है। ठीक है, नॉर्मल से केस ही समझिए ना। इसे इसमें समझ में नहीं, पेज को क्लियर करते हैं तो समझ में आएगा। समझिएगा। ठीक है, इससे डंपयार्ड को अगर हम फ्लैटर रख रहे हैं, ठीक है, इसे फ्लैटर है, ये ज़्यादा स्टेबल दिख रहा होगा इसे भी, और अगर इसको हम ऐसे रखते हैं तो ये तो ऐसे भी अनस्टेबल दिख रहा है। तो एंगल इसमें बढ़ी हुई है, इसमें एंगल फ्लैटर है। तो एंगल हमारा फ्लैटर रहेगा तो स्टेबल रहेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इनहेंस रहेगी, इंक्रीज रहेगी। और अगर स्टीपर रहेगा तो स्टेबिलिटी डाउन रहेगी। ठीक है, तो हाइट के साथ भी हाइट बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और हाइट अगर कम रहेगी तो स्टेबिलिटी इनहेंस रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। तो हाइट के साथ भी इसका मतलब हो गया डिपेंडेंस, और एंगल पर भी, एंगल ऑफ स्लोप पर भी। शियर स्ट्रेस को तो समझ ही गए होंगे हम लोग। ठीक है, कि इसका जो होता है बेस, होता है बेस सेम रह जाता है। ठीक है, बेस सेम रह जाता है, और बेस देखिए बेस सेम ही है, इसका भी बेस देखिए सेम है, सिर्फ ये वाला थोड़ा सरक गया इसे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है इस साइड से, शियर स्ट्रेस पड़ता है इधर से।
क्योंकि डंपिंग होते जा रहा, बढ़ते जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, इनिशियल शियर स्ट्रेस हो गया ये। नेक्स्ट रॉक बोल्ट है। रॉक बोल्ट को अगर हम डिप्लॉय कर देंगे अगर डंपिंग यार्ड में, इसको थोड़ा सा इधर से समझाते हैं, इसे समझिए। यहाँ पे, यहाँ से फील नहीं आ रहा, एक सेकंड। हाँ, यहाँ से समझिए। ये वाली ये वाली जो डायग्राम है, इसमें अगर समझिए कि हम नेट दे दिए यहाँ पे, ठीक है, सब में ही नेट दे दिए ऐसे ऐसे, पतला 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 नेट दे दिया। ठीक है, पतला पतला नेट है एकदम, सब में दिया हुआ नेट। इसके बीच बीच में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रॉक बोल्ट मार दे रहे हैं। ठीक है, रॉक बोल्ट दे दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी रॉक बोल्ट दे दे रहा है, सामने सामने रॉक बोल्ट दे दे रहा है। तो ये पकड़ के रखेगा उसको, फ्रेगमेंट्स कुछ भी होगा पास, कुछ भी मतलब इससे स्लाइड्स वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब टेक्निक्स हम यूज़ किए ताकि फ्रेगमेंट्स मेरा ऊपर से नीचे ना आए, ताकि वो कुछ और भी सारे मटेरियल को नीचे लेके ना आए। ठीक है, तो हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था एंगल ऑफ स्लोप ऑफ स्पॉइल डंप, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। हाइट ऑफ द स्पॉइल डंप के बारे में डिस्कशन हुआ। ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम समझिए। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जैसे बरसात का दिन में डिपेंड करता है, हम पहले भी आपको बोले, आपको अगर अच्छा माइनिंग इंजीनियर बनना है तो स्ट्राटा, जो आपका माइंस में स्ट्राटा है, ठीक है, सेल है, सैंडस्टोन है, उसके बारे में जानिए आप। अगर अच्छा से जान पाए इसके बारे में, तो आप अच्छा एक माइनिंग इंजीनियर बन पाइएगा। और ये आपका यूज़ आपको समझ में आएगा अभी जस्ट। जैसे मान के चलिए, ये जो आपका डंपिंग यार्ड है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपका सेल है। ठीक है, सेल क्या करता है? सेल क्या करता है, पानी ऑब्जर्व करेगा और क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। सेल पानी ऑब्जर्व करके स्वेल हो जाएगा। स्वेल हो जाएगा मतलब ऑक्सीडाइज कर गया, ऑक्सीडाइज करके वो कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद अब क्या होगा, उसमें अगर डंपिंग दे रहा है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो जब सीधा सा बात है, वो स्लाइड कर जाएगा और डंपिंग यार्ड फेल हो जाएगा। स्लो फेल में रिजल्ट होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा। तो हमें अगर पता है कि सेल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका ड्रेनेज सिस्टम सही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हम कर सकते हैं उसमें, कि हम ड्रिलिंग टेक्निक्स अपनाएंगे। ठीक है, जगह जगह पे ड्रिलिंग करेंगे और पानी को यहाँ मोटर लगा के पानी को इजेक्ट आउट करेंगे। ठीक है, डंप यार्ड से हम क्या करेंगे कि यहाँ से पानी को इजेक्ट आउट करेंगे, ड्रिलिंग करके यहाँ से ड्रिलिंग किए और मोटर के मदद से जगह जगह से हमने पानी का निकास करवा लिया, वहाँ से निकाल लिया हमने डंप यार्ड से। तो पानी, इसमें जितने भी वाटर बियरिंग स्ट्राटास थी, उससे हमने पानी निकाल लिया। तो पानी निकालने से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, इसका पानी जितना भी हम निकाल के हम बाहर तरफ फेंकवा दें। ठीक है, तो बहुत जगह ये इस्तेमाल में होती है, कतरास एरिया में, बीसीसीएल एरिया में इस्तेमाल भी होती है डंपयार्ड, ये वाली टेक्निक, ड्रिलिंग टेक्निक इस्तेमाल में भी है। ठीक है, कतरास एरिया में ये बीसीसीएल सब्सिडरी में आती है, तो इसका इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, तो ये सब टेक्निक्स मेजर्स को अपना के हम डंप यार्ड को स्टेबल रख सकते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन हो गया, ब्लास्टिंग, वाइब्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन का पार्ट भी हमने समझ लिया, हाइट ऑफ द स्पॉइल डंप भी समझा, एंगल ऑफ स्पॉइल डंप समझा, ड्रेनेज सिस्टम भी हमने समझ लिया। ड्रेनेज सिस्टम एक तो हमने बताया कि ड्रिलिंग करके, और एक है कि हम अच्छी तरीके से नाली वगैरह काट देंगे वहाँ से, ठीक है, ड्रेन्स वगैरह काट देंगे, ताकि कम से कम पानी का रिसाव हमारा हो डंप यार्ड में। ठीक है, उसका अलग से हम पाथवे कर देंगे, या फिर डंप यार्ड में भी जो जो पानी आ रही है उसका भी हम अलग से ड्रेन कटिंग कर देंगे, ताकि वो अलग से निकल के चली जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और ये रिमूवल ऑफ वाटर तो है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, आप लोग इसको पानी मत समझ लिया, रास्ता है। रिमूवल ऑफ वाटर बोल दिया, सिर्फ कुछ है नहीं उसमें। बेस फिक्स्ड रहता है शियर स्ट्रेस के केस में, और ऊपर का पार्ट टॉपल टॉपल डाउन होता है। रोक बोल्ट भी देख लिया, शियर स्ट्रेस यहाँ डंपर भी दिख रही है आपको। ठीक है, स्लाइड्स वगैरह अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्वेश्चंस वगैरह को देखिएगा। ये देखिए टेलीस्कोपिक नेचर वाली डंप है। ठीक है, हम्म, ठीक है, टेलीस्कोपिक नेचर वाली डंप आपको दिख रहा है यहाँ से। इसका हाइट 100 या 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसमें और क्या बता सकते हैं, यहाँ पर करके दिखा पाते तो अच्छा था। हॉराइजॉन यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत लोगों को कल कल बहुत सारा डाउट था। ठीक है, थोड़ा सा समझ गए होंगे आप लोग डंपिंग यार्ड के बारे में। ठीक है, ये वाली जो एंगल होगी, ये एक हो गया वर्टिकल, ये हुआ हॉराइजॉन्टल, और इससे जो एंगल बन के आया है, ठीक है, टो, ऊपर का क्रेस्ट और नीचे का टो,
से जो एंगल बनाएगा वो हमारा रहेगा, ठीक है, एंगल ऑफ स्लोप रहेगा टेलीस्कोपिक डंप का। ठीक। क्रैक्स वगैरह दिख लिए। अच्छा, ये क्या कर रहा है यहाँ पर डंपिंग यार्ड? ठीक है, ये डंपिंग यार्ड में डोजर का काम क्या है सर? एंगल को छोड़ के डंपिंग को कैसे स्टेबल रखा जा सकता है? इतने सारे टेक्निक्स तो बताएं। वाटर मतलब कि आपको ड्रिलिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया, आपको आप ड्रेन कटिंग कर सकते हैं, और आपका शियर स्ट्रेस को आपका हाइट हाइट को मेंटेन कीजिए, एंगल को मेंटेन कीजिए आप। और फाउंडेशन आपका जो स्टार्टिंग में था, फाउंडेशन के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, यही सब टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। और क्या? डोजर बर्म बनाता है और मटेरियल को नीचे फेंकता है। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ बैकहो भी रहता है, बैकहो रिस्पॉन्सिबल रहता है बर्म बनाने के लिए। ये डोजर जाके डोज कर देता है, और फिर बैकहो आता है और जो टॉप का जो विड्थ होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ डोजर का काम क्या है? ठीक है, डोजर का हम मशीनरी में बहुत ब्रॉडली इसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। हम क्या करता है कि डंपर आया और यहाँ पर डंप किया। ठीक है, दूर में ही करता है डंप, सामने नहीं करता, पूरा बर्म के सामने नहीं करता। ये आपको दिख रही है, ये वाली बर्म है, ये दूर में थोड़ा सा डंप कर दिया। दूर में डंप किया, उसके बाद क्या करता है, डोजर आके उसे डोज कर देता है। डोज कर देता है, जगह फिर खाली कर देता है, और बर्म भी वहाँ पर मेंटेन कर दिया जाता है बैकहो के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला काम किया जाता है यहाँ पर। और थोड़ा 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 सा डिटेल में देखते हैं, सब कुछ दिख जाए अच्छे से। ये क्रैक्स वगैरह है। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये क्रैक्स है। ठीक है, ये क्रैक्स पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है क्रैक्स यहाँ पे? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कौन सा सॉइल डंप कर दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा सॉइल डंप किया जाए, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, सेल है, सेल के साथ क्या डंप कर रहा है? टॉप सॉइल डंप कर रहा है। ठीक है, एलुवियम डंप कर रहा है, तो होना है वो काम। ठीक है, अगर इस तरह की गलती आप कीजिएगा तो होगा ही। ये सेल है। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि सेल दे रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी दे रहे हैं, फिर यहाँ सेल दे रहे हैं, फिर यहाँ मिट्टी दे रहे हैं। ठीक है, मिला जुला के सब डंप कर रहे हैं। तो मिला जुला के डंप करेंगे तो वहाँ क्रैक क्रैक वहाँ पे बनेगा। ठीक है। ठीक है, टॉप सॉइल को अलग से डंप करना। ये देखिए क्रैक बना हुआ है। क्रैक आ जाएगा तो आप वहाँ फिर डंप नहीं कर पाइएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ करके वैसे। ठीक है, यहाँ देखिए जो हम आपको बता रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं। ज़्यादा करे कॉन्ट्रेक्चुअल माइंड्स में होती है इस तरह के काम। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यहाँ टॉप सॉइल हो गया, फिर यहाँ पर सेल आ गया, फिर यहाँ पर टॉप सॉइल, फिर यहाँ पर सेल, तो मिक्स अप करके डंप कर रहे हैं। ठीक है, ये डंपर देखिए यहाँ पर डंप कर रही है। फिर क्या होगा, ये डंप डंप हो जाता है, उसके बाद डोजर आता है, डोजर इसको डोज कर देता है। ठीक है, डीजलिंग बचाना है, डोजर का खड़ा रहता है साइड में। वो ऐसा नहीं कि कोई डंप करके गया तुरंत वो गया, प्रोपेलिंग करते करते गया और डोजिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो खड़ा रहता है, वो देख लेता है कि सब जहाँ अच्छा खासा भर गया है यहाँ पे, उसके बाद फिर वो आके डोजिंग करना शुरू करता है। ठीक है, डीजलिंग कॉस्ट भी बचाना है इसको। ठीक है, लेकिन सेफ्टी के साथ सारे ही काम को किया जाता है। ये सब चीज़ शायद समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ मैसेज से बता दीजिए, कुछ इसमें समझना है, इसमें डंपिंग में और मतलब समझ में आया ये जो कॉन्सेप्ट बताया कि क्या क्या यहाँ कर रहा है, टॉप सॉयल डंप कर रहा है, फिर सेल कर दे रहा है डंप। तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल माइंड से। और लीड को कम करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, ये लोग क्या करते हैं कि इसका टॉप सॉयल कहीं दूर में होगा। आ रहा है सर, थैंक यू। ठीक है, तो क्या है कि दूर में कहीं होगा लीड, इसका मतलब बचाने के लिए, अपना डीजलिंग कॉस्ट को बचाने के लिए डंपर के द्वारा। तो ये क्या करता है, सामने में ही जाके जो हमारी हार्ड स्ट्राटा की डंपिंग होती है वहीं पर जाकर डंप करते हैं, और मिला मिला के डंपिंग करते हैं। ठीक है, मिला मिला के डंपिंग करते हैं, बुद्धि लगाते हैं अपना। ठीक है, इस तरह में केस हो जाएगा इनके ऊपर। अब कोई देखेगा एक्टिविस्ट वगैरह कि टॉप सोइल का बर्बाद कर रहा है, तो ऊपर से लेटर आएगा पार्लियामेंट से। ठीक है, क्या मैसेज थी दिखता है सर? डंप यार्ड में स्टार्टिंग में ही क्रैक आ गया तो? स्टार्टिंग में ही क्रैक आ गया? क्रैक कैसे आएगा? अगर आप सब कुछ करते हुए चलेंगे, अच्छी अच्छी तरीके से सारे प्रोविजंस को अच्छी तरीके से करते चलेंगे, तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप टॉप सॉयल को और हार्ड स्ट्राटा को मिला जुला के डंप कीजिएगा तो क्रैक आएगी। और नीचे में पानी भी होगा, इसका तो नीचे पानी भी है, ये देखिए अब दिखाता हूँ। देखिए, हाँ ये देखिए,
ये क्या है कि ये वाला आपका बर्म था, ठीक है, बर्म आप देख लिए थे यहाँ पे, ठीक है, ये बर्म है। टॉप सोइल का कलर सेल के साथ मिक्स हो जाता होगा इसलिए पता नहीं चल पाता, क्या क्या है कुछ नहीं, जानबूझ के करते हैं ऐसा थोड़ा है। टॉप सोइल का कलर सेल के साथ मिक्स है। टॉप सोइल का कलर क्या रहता है? टॉप सोइल का कलर आपका रहेगा, ब्लैक सोइल है तो ब्लैक रहेगा, नहीं तो फिर ज़्यादातर तो यही रहता है, प्लेन सोइल ही रहते हैं। प्लेन सोइल का कलर क्या रहेगा आपका? यही येलोइश रहता है, येलोइश ऑरेंज वगैरह इस तरह का रहेगा। तो क्या क्या सोइल का टॉप सोइल का कलर सेल के साथ मिक्स हो जाता होगा इसलिए पता नहीं चल पाता क्या सर? टॉप सोइल कहाँ डंप करते हैं और क्यों? टॉप सोइल अलग जगह पे डंप करते हैं, ठीक है, अलग जगह पे डंप करते हैं, और क्यों डंप करते हैं ये तो पूरा लेक्चर में ही बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट सॉइल होती है, उसके ऊपर अगर हम हार्ड हार्ड सॉइल को डंप करेंगे तो स्लाइड करवाएगी वो, ठीक है, और उसके कारण क्रैक्स होगा, ठीक है, क्रैक्स भी हमने हमने देखा है, ठीक है। तो ये हमारा बर्म है, ये देखिए, ये जो हमारा बर्म है, ये बर्म है, ठीक है। बर्म के नीचे पानी भी है, इन एंड अराउंड पानी जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार यहाँ पर पानी में डंपिंग चल रहा है यहाँ पे। तो जगह नहीं है, जगह की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, इसको भी करना जरूरी है क्योंकि पानी यहाँ पे जमा हुआ है। तो हार्ड स्टार्टर करते हैं यहाँ पे डंप, टॉप सोइल को मिला के करने की क्या जरूरत थी? तो यही टॉप सोइल को मिला के कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रैक का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो क्रैक बन रहा है, ये टॉप सॉइल और सेल के साथ मिला के डंप कर रहा है, नीचे पानी भी है, इसी के कारण क्रैक फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन सबको अगर अवॉइड कीजिएगा तो आपका डंप यार्ड अच्छा रहेगा, कोई भी एक्सीडेंट आकर नहीं होगा, ठीक है। और इस सबको फॉलो नहीं कीजिएगा तो एक्सीडेंट आकर होंगी ही, ठीक है। जो स्टेचुटरी बता रहा है वो कोई गलत तो है नहीं। धारणा बना लिया लोग कि प्रोडक्शन, अगर स्टेचुटरी मानेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये एक महालक्ष्मी का प्राइवेट माइंस का है, ये बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, ठीक है। इसका देख रहे स्टैंडर्ड अच्छा है, इसका सब कुछ ही सही है, विड्थ वगैरह हॉल रोड के सब कुछ ही मेंटेन्ड है। और क्या क्रैक हो गया तो डंप कैसे करेंगे? क्रैक हो गया तो फिर क्या करते हैं कि वहाँ पर डीजे बाय सर्कुलर में क्या लिखा है कि स्टॉप कर देना है वहाँ पर डंपिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ मान लीजिए क्रैक हो गया, ठीक है, यहाँ मान लीजिए क्रैक हो गया, ठीक है, ये क्रैक हो गया, तो यहाँ क्या करते हैं कि हार्ड हार्ड स्ट्राटा वाला जो है, जैसे सैंडस्टोन है, ठीक है, यहाँ पर डंप कर दिया और यहाँ से फिर डंपिंग को चालू कर, यहाँ पर बर्म बर्म बना देते हैं यहाँ पर लाके, उसके बाद यहाँ से इस साइड से डंपिंग स्टार्ट। ये तो आपकी कॉर्नर में होगी ना, बर्म के जस्ट कितना 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के नज़दीक में रहती है क्रैक, ठीक है। ये आपका बर्म से कितना दूर रहेगा? 20 सेंटीमीटर रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा 30 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं कि हार्ड स्ट्राटा को डंप करवा दिया जाता है, ठीक है, सैंडस्टोन वगैरह डंप करवाने के बाद बर्म यहाँ से बना दिया जाता है और फिर डंपिंग चालू, ठीक है। ये हो गया, ये हमने जान लिया, ठीक है, ये भी हमने अभी ये हम देख रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? बहुत क्वेश्चन आ रहा है क्या? डंप का पानी कौन सी साइड में जाना चाहिए, कौन जाना अच्छा होगा? गजब क्वेश्चन है। अरे कौन से साइड में जाना अच्छा होगा? जहाँ से ड्रेनेज पड़ रहा है वहां से उसको निकाल के दूर दूर भिजवाइए कहीं उसको, डंप के पास नहीं आना चाहिए, डंप का पानी निकाल के दूर भिजवा दीजिए कहीं, कटिंग वगैरह करवा के डंप से दूर चला जाए बस। ऐसा नहीं कि डंप से कट मतलब कि डंप का कटिंग करवा दिया फिर पानी वहीं नीचे टो में ही जा रहा है, तो टो में जाएगा तो और वो कमजोर कर देगा उसको, ठीक है। तो इसमें हमें और क्या दिख रहा है? इसमें हमें इंटरनल डंपिंग दिख रहा है, ठीक है, इंटरनल डंपिंग को थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनल डंपिंग दिख रहा है, थोड़ा सा एज्यूम एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। इसमें इंटरनल डंपिंग का थोड़ा सा देख रहे हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर क्या था, कोयला था, ठीक है, कोयला का सीम होगा यहाँ पे, यहाँ से कोयला निकाल लिया गया, ठीक है, इजेक्ट आउट हो गया कोयला। अब इसके नीचे क्या है कि कोई भी सीम नहीं है, तो ये क्या हो गया, कौन सा एरिया हो गया? इसे हम बोलते हैं डी कोल्ड एरिया, ठीक है, डी कोल्ड, COALED कोल्ड, ठीक है, डी कोल्ड एरिया हो गया। तब हम क्या करें कि दूर में वहां जाके जो डंप करेंगे, अपने लीड जो अपना हम बढ़ाएंगे, उससे अच्छा कि यहीं मतलब करीब में ही डंप करना शुरू कर दें हम, ताकि मेरा डीजलिंग भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी डंपिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस समय इंटरनल डंपिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोयला था, यहाँ से कोयला निकल गया, यहाँ से इंटरनल डंपिंग शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर डोजर आके, यहाँ पर डोजर होगा, डंपर होगा, कॉम्बिनेशन मिलके डंप यार्ड कर रहे हैं, मतलब डंप यार्ड फॉर्म कर रहे हैं और डंप करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल डंपिंग, ठीक है। जहाँ से कोयला निकाल लिए वहीं पर डंपिंग करना शुरू कर दिए, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल डंपिंग। इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा रिक्लामेशन का प्रोसेस भी होते जा रहा है, ठीक है, रिक्लामेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, बैक फिलिंग भी होते जा रहा है, ठीक है, और लीड भी कम हो जा रहा है हमारा, डीजलिंग बच रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डंपिंग हम कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, ठीक है। तो इंटरनल डंपिंग भी हमने समझ लिया। अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे देखे, और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चंस अगर हैं तो उससे भी टैकल कर लेते हैं, देखिए। हम्म
विच टाइप ऑफ डंप डिजाइन इज कंसिडर्ड टू बी सेफेस्ट। 10 मिनट में फिर कट जाएगा क्लास, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ डंप डिजाइन इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट, ठीक है। सेफ टाइप का डंप डिजाइन क्या है? स्टेज डंपिंग, दैट इज टेलीस्कोपिक डंपिंग, ठीक है। स्टेज बाय स्टेज करके टेलीस्कोपिक डंप को फॉर्म करते जाएंगे, ठीक है, टेलीस्कोपिक डंप को बनाते जाएंगे। तो टेलीस्कोपिक डंपिंग इज द सेफेस्ट, ठीक है। हाइट का ध्यान रखें कि 90 या 100 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो टेलीस्कोपिक डंपिंग दैट इज स्टेज डंपिंग इज सेफेस्ट। ये एनसीएल का क्वेश्चन आपका 2018 का, रेफरेंस लिखा हुआ नहीं, रेफरेंस के साथ आपको मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ इंटैक्ट रॉक वेट टू द लूज रॉक वेट इज नोन एज, ठीक है। ये बोल रहा है कि जैसे मान लिया सीम है यहाँ पे, तो सीम में अभी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कुछ नहीं किया, ठीक है। ये नॉर्मली सीम है, वर्जिन सीम है, ठीक, कुछ नहीं किया। तब इसको हम बोलेंगे इन सीटू स्टेट, ठीक है, इन सीटू स्टेट। ये इन सीटू स्टेट में कोई इसको डिस्टर्बेंस नहीं किया गया, ठीक है। इसका जैसा मतलब जैसा था वैसा ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, ब्लास्टिंग के बाद फ्रेगमेंट्स निकल गए आगे, तब टुकड़ा टुकड़ा हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टेड ब्लास्टेड मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो स्वेल फैक्टर कि फूल गया, ठीक है। तो इंसिटू स्टेट में दबा हुआ है, ठीक है, हर तरफ से फोर्स पड़ रहा है, इधर से चारों तरफ से इस पर फोर्स पड़ रहा है, ये दबा हुआ है, ये दबाव में है। चलिए मिटा के अच्छा से करते हैं, रफ हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सीम था, ठीक है। सीम का कंडीशन में क्या है कि इस पर हर तरफ से फोर्स पड़ रहा है, चारों तरफ से, और जो मटेरियल है वो काफ़ी दबाव में है, ठीक है। तो ये सिकुड़ा हुआ टाइप से रहेगा, जैसे ब्लास्ट होकर निकलता है तो ये फैल जाता है, ठीक है, ये फैल जाता है। तो जो फैल जाता है, जो उसका जो जिस समय वो इंसिटू में था, ठीक है, और जब वो फैल गया तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वेल फैक्टर, ठीक है। फैल गया तो स्वेल फैक्टर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्वेल फैक्टर एस एफ, ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका लूज ब्लास्टेड, ठीक है, ब्लास्टेड मटेरियल अपॉन इन सीटू, ठीक है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि पहले तो मतलब दबा हुआ था, सिकुड़ा हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, फैल गया तो ऑलवेज बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम इसका एक्सीड कर जाएगा। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं मतलब इस फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर इसको बोलते हैं स्वेल फैक्टर, ठीक है। स्वेल फैक्टर मतलब फूल गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस का क्या क्या, वर्क इज अफेक्टेड बाय वेदर, रेनी सीजन आ गया वर्क अफेक्टेड, ठीक है, रेनी सीजन आ गया वर्क अफेक्टेड, टॉप सोइल में हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। रेनी सीजन जब भी आ जाएगा टॉप सोइल में काम नहीं करेंगे, टॉप सोइल में काम कैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब टॉप सोइल में जब रेन पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा, ना डंपर चलेगा, ना कोई कोई मेरा व्हीकल उधर जाएगा, जो भी जाएगा फंस जाएगा, फिर निकालने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो टॉप सोइल में हमारा रेनी सीजन में हमारा टॉप सोइल नहीं चलता, डेट इज एलुवियम सोइल नहीं चलता, और बाकी बाकी सब भी नहीं चलता ना के बराबर है, तो वेदर से अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन होता है हमारा, ठीक है, लैंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, बहुत कुछ होता है उससे, पॉल्यूशन देखिए वाटर लैंड एयर नॉइज सब कुछ है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन मतलब बंजर हो जाती है ज़मीन हमारी, क्यों? क्योंकि वाटर टेबल डाउन हो जाता है। वाटर टेबल क्या होता है, वाटर टेबल होता है कि पहले ये हमारा ज़मीन है, ठीक है, क्रेस्ट है, मेंटल मेंटल सब यहाँ सब सारे ये स्ट्राटाज है। अब पहले पानी का लेवल यहाँ पे था, ठीक है, पानी का लेवल पहले यहाँ था, माइनिंग कर दिया हम लोग, पानी का लेवल यहाँ पहुँच गया, तो इसको बोलते हैं वाटर टेबल डाउन हो गया। पहले वाटर टेबल यहाँ था, अभी वाटर टेबल यहाँ है, ठीक है। तो वाटर टेबल डाउन हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। क्या होता है वो उसमें, उसको जब पानी नहीं मिलता तो वो खराब हो जाता है, बंजर बन जाता है, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, चाहे हाईवे पास करना हो चाहे माइनिंग करना हो, डिफोरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ग्रीन जोन की ग्रीन बेल्ट जोन का भी जमीन है उसको भी कुछ भी बनाने, रेलवे लाइन बनाने के लिए दे रही है, या फिर हाईवेज बनाने के लिए दे रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन्वायरमेंट हमारा उससे ख़राब होता है, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ वगैरह को काट दिया जा रहा है, ठीक है। माइनिंग के लिए माइनिंग के लिए वहाँ पर जाकर परमिशन लेने के लिए गए, चाहे क्यों ना वो ग्रीन बेल्ट जोन हो, ग्रीन बेल्ट जोन, यहाँ कभी भी माइनिंग की परमिशन नहीं दी जाती,
ठीक है। यहाँ मतलब वेजिटेशन के हिसाब से मतलब बहुत अच्छा सॉइल है, बहुत प्रोडक्टिव है। तो इन सब मतलब एरियाज में माइनिंग की इजाज़त नहीं नहीं दी जाती है, लेकिन अगर दे दी गई तो प्रॉब्लम है फिर इन्वायरमेंट के लिए। तो डिफोरेस्टेशन हो गया। पॉल्यूशन तो है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। लैंड पॉल्यूशन होगा, लैंड होगा, एयर होगा, नॉइज होगा, नॉइज पॉल्यूशन। अब तो सब कुछ समझ रहे हैं इसके बारे में। चलिए सही है। तो ऑल दी अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। डिसएडवांटेज ये सारी थी डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट माइंस। नेक्स्ट क्या है, गोफ एरिया इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। तो गोफ क्या कहाँ से होगा ओपन कास्ट वर्किंग में? गोफ नहीं, कोई भी कंसेप्ट नहीं है इसका, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल इन ओपन कास्ट माइन। गोफ क्या है? एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर, जहाँ से पिलर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसको हम लोग गोफ बोलते हैं। ये टर्म किसका है? अंडरग्राउंड माइंस का है। सर ग्रीन बेल्ट जोन का एग्जांपल, हाँ हाँ बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। बुक्सवाहा फॉरेस्ट, सही है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज फॉलोड ड्यूरिंग सैम्पलिंग फ्रॉम वैगन्स? अच्छा अच्छा, ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन ये एनसीटी से ले ली गई है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। ये इस सब क्वेश्चंस कभी आते नहीं है, लेकिन ऑल पॉसिबल क्वेश्चन का सेट सेट तैयार हो रहा था कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। आपका माइनिंग से अदर और ओवरमेंट रिलेटेड तो सारे ही क्वेश्चंस आपका कवर अप कर लिया गया। तो उसमें ये सब क्वेश्चंस भी आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज फॉलोड ड्यूरिंग सैम्पलिंग फ्रॉम वैगन्स और डंप्स, ठीक है। वैगन्स मतलब होता है मालगाड़ी का जो डब्बा होता है उसे हम लोग वैगन बोलते हैं, या फिर डंप हो गया, डंप पे डायरेक्ट डायरेक्ट उठा रहे जाके, ठीक है, स्कूप में उठा रहे हैं, ठीक है। स्कूप टाइप से ऐसे करके स्कूप जो होता है इसमें हम उठा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं उस तरह का सैम्पलिंग को ग्रैब सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। समझने के लिए सिर्फ याद याद इसको रखिएगा, कभी भी शायद कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाए। द प्रोसेस ऑफ अंडर वाटर माइनिंग ऑफ सैंड, क्ले, टीन एंड प्लेसर डिपॉजिट्स, उसको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर, अंडर वाटर माइनिंग को हम लोग ड्रिजिंग बोलते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग ड्रिजिंग बोलते हैं, जिसमें कि माइनिंग ऑफ सैंड होता है, क्ले होता है, टीन होता है, प्लेसर डिपॉजिट्स होता है जैसे गोल्ड, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट डिपॉजिट क्या होता है कि कहीं से कहीं का डिपॉजिट कहीं आके जमा हो, ठीक है, तो उसको प्लेसर प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। लीचिंग क्या होता है कि एसिड एसिड वगैरह से कुछ करके उसको रिएक्शन करवा के वहां से उसको इजेक्ट आउट करते हैं, उसको लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, काम की चीज़ नहीं है, लेकिन दिया हुआ था तो दे दिया गया पीडीएफ में, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट के बारे में बताया जस्ट ये कि एक लूज मिनरल है, डिपॉजिट कहीं और बना, लेकिन बाइरोजन वगैरह से कहीं और जाके जमा हो गया, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ वाटर से या फिर किसी भी तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट में क्या आ जाता है? आपका गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं का गोल्ड कहीं आके जमा हो गया तो प्लेसर डिपॉजिट में गोल्ड भी आ सकता है, तो फिर उसका हम लोग माइनिंग कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट माइनिंग, ठीक है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपका काम का चीज़ है, ठीक है। ये आपका काम का है। टू स्टेबलाइज द स्लोप ऑफ द बेंच, टू स्टेबलाइज द स्लोप, आज पूरा ही क्लास क्वेश्चन में निकल गया, प्लस सब्जेक्टिव हो गया पूरा, ठीक है। टू स्टेबलाइज द स्लोप ऑफ द बेंच द फेस ऑफ द बेंच मस्ट बी इंक्लाइंड बाय परफॉर्मिंग इंक्लाइन ड्रिल, ठीक है। अब बोल ये रहा है कि जैसे कि हमारा जो बेंच होता है वो स्लोप पर होता है, सबको जानते हैं स्लोप पर होता है बेंच हमारा, ठीक है, स्लोप पे होता है, ठीक है। बेंच हमारा स्लोप पे होता है, कितना कितना डिग्री का होता है, ठीक है, जितना भी हो सकता है, हम्म, ठीक है। मान लेते हैं 60 डिग्री पे है, ठीक है। 70 डिग्री पर है फ्रॉम दी वर्ट फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 70 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या हो गया? 20 डिग्री फ्रॉम दी वर्टिकल, ठीक है। याद रखिएगा बहुत जगह वर्टिकल से दिया रहता है एंगल, ठीक है। मतलब 70 डिग्री अगर हॉरिजॉन्टल से 70 हो गया तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा? वर्टिकल से मेरा 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इधर से 20 डिग्री हो जाएगा। छोटा छोटा कंसेप्ट याद रखिएगा, किताब वगैरह पढ़िएगा तो परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो टू स्टेबलाइज द स्लोप ऑफ द बेंच, स्लोप ऑफ द बेंच को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फेस को हम लोग बेंच फॉर्म में रखते हैं। अगर फेस को बेंच फॉर्म में रखना है तो अगर हम जो ड्रिलिंग होगा उसको भी अगर हम इंक्लाइन करेंगे तो बेटर है, ठीक है। अगर हम ड्रिलिंग अगर इंक्लाइन करते हैं तो बेहतर है। इस तरह करके ये रुकिए आपको व्हाइट पेज में दिखाते हैं थोड़ा, रुकिए। आ गया, ये देखिए, ये आपका बेंच है, ठीक है। ये बेंच हो गया आपका, ये इंक्लाइंड हुआ, फिर बेंच हुआ, फिर इंक्लाइन, ऐसे करके इंक्लाइन करते हैं। इंक्लाइन नहीं करेंगे तो फिर बेंच में हमारा फॉल हो जाएगा ना। एक तो एंगल पर रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो थीटा एंगल पर रखें, इसको भी थीटा एंगल पर रखें, ठीक है। तो बोल रहा है कि बेंच जब हमारा इंक्लाइन होता है तो अगर हम अगर इसमें इंक्लाइन ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग किए यहाँ से किस पैटर्न में किए? इंक्लाइन किए, इसी इसी तरीके से यही इंक्लाइन में किए, इसको भी यही इंक्लाइन से किए, तो इस तरह क्या होगा, ये हमारा जो स्टेबिलिटी होगा बेंच फेस का वो बढ़ा देगा, ठीक है। सही बात है, ये डीजे देशमुख की है, ठीक है। डीजे देशमुख से आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर इंक्लाइन ड्रिलिंग करेंगे तो हमारा स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या था।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए फिर एक बार, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में क्या है, टू स्टेबलाइज द स्लोप ऑफ द बेंच, ठीक है, स्लोप ऑफ द बेंच को स्टेबलाइज करने के लिए द फेस ऑफ द बेंच मस्ट बी इंक्लाइंड बाय परफॉर्मिंग इंक्लाइन ड्रिलिंग, ठीक है, ताकि हमारा जो फेस को बेंच का जो फेस है उसे भी इंक्लाइन ड्रिलिंग के जरिए हम उसे इंक्लाइन रख सकते हैं, तो हमारा स्टेबिलिटी इनहेंस रहेगा, ठीक है। इंक्लाइनेशन ऑफ बेंच स्लोप शुड नॉट बी मोर देन 45 डिग्री इन केस ऑफ मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, ये तो हमारा है ही, ठीक है, ये रेगुलेशन किससे है, ये रेगुलेशन 105 से है, ठीक है, 105 में दिया हुआ कि एलुवियल सॉइल का या फिर कोल का, जो हमारा एलुवियल सॉइल या फिर कोल है, जो हमारा बेंच्ड रहेगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा पर स्लोप हमारा बेंच्ड नहीं रहेगा, ठीक है। सी में क्या बोल रहा है, बट मोर इंक्लिनेशन में क्रिएट डिफिकल्टी इन चार्जिंग, अगर ज़्यादा इंक्लिनेशन रखेंगे, ठीक है, अगर हम जो बोल रहे हैं कि जो चार्जिंग ऑफ द होल को अगर ज़्यादा रखेंगे इंक्लिनेशन से, मोर इंक्लिनेशन रखेंगे तो इट में क्रिएट डिफिकल्टी इन चार्जिंग, चार्जिंग में प्रॉब्लम देगा, सही बात है कि अगर ज़्यादा इंक्लाइन करके रखती है, स्टीपर रखती हैं, ज़्यादा स्टीप कर दिया हम इसे, ठीक है, ज़्यादा स्टीप ऐसे करके स्टीप करती हैं, तो अभी क्या है कि वर्टिकल जब होता है, जब हमारा वर्टिकल होल रहा है ऐसे ऐसे करके हमारा जो वर्टिकल होल है, ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट एक्सप्लोसिव को चार्ज कर रहे हैं और ये डायरेक्ट नीचे आ रहा है। अब इसमें क्या है, चार्ज करेंगे इधर ही रह जाएगा कहीं, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा इंक्लाइन ड्रिलिंग में, ज़्यादा अगर इंक्लाइन है तो, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ये दीवार वगैरह में ही रह जाएगा, स्लरी वगैरह किया तो इधर ही कहीं फंस कर रह गया, नीचे नहीं गया, तो नीचे नहीं गया तो नीचे वाला फ्रेगमेंट्स करेगा नहीं, ठीक है, ऊपर से ही ये हो सकता है ब्लोन आउट शॉर्ट हो जाए, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन है इसमें। तो बट मोर इंक्लिनेशन में क्रिएट डिफिकल्टी इन चार्जिंग, चार्जिंग के समय तो डिफिकल्टी हुई, हम समझ गए। कंसिडरेबल इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ होल, तो ज़्यादा अगर इंक्लाइन भी करेंगे तो फिर ये वाला तो शॉर्टेस्ट होता है दूरी, ठीक है, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन अगर इंक्लाइंड रहेगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो लेंथ और भी लेंथ थोड़ा बहुत नहीं बढ़ेगा, कंसिडरेबल लेंथ बढ़ेगा, और चूंकि हम लोग को पता है कि जो ड्रिलिंग करता है वो पर मीटर चार्ज करता है, ठीक है, जैसे एक माइंस है वहाँ पे 80 मीटर पर मीटर का चार्ज होता है, ठीक है, 80 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 80 पर मीटर का चार्ज करता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 6 मीटर का हो गया तो कितना हो गया, 8 48 480 रुपीज़, 480 रुपीज़ एक होल का हो गया, तो अगर कंसिडरेबल इसमें अगर बढ़ जाता है, 1 मीटर अगर बढ़ जाता है तो और ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर इंक्रीमेंट कंसिडरेबल हो जाएगा तो चार्जिंग भी ज़्यादा हम लोग को मतलब चार्जिंग इन केस ऑफ मनी ज़्यादा हम लोग को पड़ेगा, ठीक है। तो अनसुटेबल फॉर द ट्रैवल ऑफ सोवेल बकेट, ठीक है, और ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर सोवेल का जो बकेट होगा उसको भी ट्रैवल करने में दूरी मतलब कि तकलीफ होगा, किस तरह से तकलीफ होगा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, हर चीज़ को समझते हुए चलते हैं, अच्छा रहेगा, मशीनरी में और अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये सब, ठीक है। जब एक ही चीज़ को जब 3 बार देखेंगे हम लोग, बस एक बार वर्किंग में देख रहे हैं, फिर वही सब चीज़ को मशीनरीज में देखेंगे, फिर उस वही सब चीज़ को ब्लास्टिंग में देखेंगे, तो समझ में तो आनी है, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ से ड्रिलिंग कर देते हैं, इससे करके इंक्लाइन ड्रिलिंग रहेगी, ठीक है, इस तरह रहेगी, तो क्या होता है, ये जो बेंच है नीचे वाली बेंच, यहाँ पर सॉवेल डंपर काम कर रहा है अगर, तो इसका जो बकेट रहेगा यहाँ जो कटिंग करेगा, तो हो सकता है ये जो कंसिडरेबल इंक्रीमेंट रहेगा, तो ये हो सकता है लंबा, जब इसको ज़्यादा अगर कर देंगे तो ये बकेट का मूवमेंट में बाधा डालेगा, ठीक है, तो ज़्यादा इंक्रीमेंट कंसिडरेबल नहीं होना चाहिए हमारा, यहाँ पर अगर जो हमारी मशीनरी रहेगी, क्रॉलर माउंटेड मशीनरी रहेगी, उसे बाधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें डीजे डीजे देशमुख से थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थी, इसीलिए इसको ले लिया गया, और बस इसका मकसद यही है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन का सेट लिया लिया जाता है इसमें, ठीक है, कि ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, और नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म होते ही आपका टेस्ट होगा एक, ठीक है, तो और ज़्यादा लेते नहीं, मिसलिनियस क्वेश्चन है इसमें, तो डंपिंग का तो क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा हमको, मिसलिनियस क्वेश्चन है, ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चन है सारे, मिसलिनियस क्वेश्चन है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चंस को लेते हैं, आज हो गया 26 हो गया, अब आप लोग का डाउट्स वगैरह को ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम क्या पढ़ेंगे, हम फायरी सिम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से इसमें डेवलपमेंट करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन को लेते हुए फिर हम लोग लैंड रिक्लामेशन में आ जाएंगे, ठीक है, लैंड रिक्लामेशन लास्ट रहेगा, तो अगला अगला लेक्चर आप लोग का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। अब क्या पूछना हम आप लोग को अनम्यूट कर देते हैं, आप लोग क्वेश्चन जो भी है पूछ लीजिए, एक सेकंड रुकिए, अनम्यूट, ठीक है। अच्छा 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 क्वेश्चन पूछिएगा, कुछ मतलब पढ़ाया हुआ चीज पूछ लेते हैं तो बहुत खराब लगता है, पिछला बार बेंच का हाइट पूछ रहा है कोई, बेंच का विड्थ पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारा भी मनोबल डाउन हो जाता है। हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है, बोलिए।
शियर स्ट्रेस क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था उसमें। क्या था? आप कॉपी, अगर आपके पास मोटी कॉपी, मोटी किताब है या फिर कॉपी है, तो उसी को देखिएगा। वो क्या करती है, जब नया में आता है तो कैसा रहता है? वो ऐसा रहता है, पूरा परपेंडिकुलर रहता है। जब पुराना हो जाता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा खिसक जाता है। ठीक है, वो खिसक जाता है। तो वो ऐसा क्यों हुआ? पतला के साथ क्यों नहीं हो रहा, मोटा के साथ हो रहा, ज्यादा हो रहा, उसमें आपको दिख रहा है। उसमें ऊपर का जो लेयर है वो सरक जाता है। ठीक है, और नीचे का जो है वो फिक्स ही रह जाता है। जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, इसका जो बेस है ये फिक्स है। ठीक है, लेकिन ऊपर में लोड पड़ने के कारण क्या होता है कि ये थोड़ा सा टिल्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शेयर स्ट्रेस पड़ गया इसका ऊपर। इसीलिए शेयर स्ट्रेस पड़ने के कारण वो थोड़ा सा उस साइड में टिल्ट कर गया। तो डंप यार्ड में अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है और डंपिंग उस समय आपका डंपर यहाँ डंप कर रहा है, तो वो आपका टॉपल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हाइट को ज़्यादा इनहेंस मतलब बढ़ा के नहीं हम लोग रखते हैं। ठीक है, ताकि हमारा डंपर सेफ रहे और हमारा जितना भी स्लोप वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ सेफ्टी के साथ रहे। तो हमें स्टेचुटरी प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ये सब काम करते हैं हम लोग। ठीक है, बेस सेम है लेकिन स्लाइड कर गया थोड़ा सा। अच्छा, क्वेश्चन पूछ के आप लोग अनम्यूट कर दें, क्योंकि आवाज आवाज बहुत आता है, हम तो सुन ही लेते हैं फिर। ठीक है, तो अनम्यूट कर दिया करें आप लोग। और कुछ? हाँ हाँ, बोलिए। फील्ड फैक्टर कहाँ था? फील्ड नहीं रहता, बकेट फिल फैक्टर होता है एक। ठीक है, बकेट फिल फैक्टर जानते हैं आप? बकेट फिल फैक्टर नहीं जानता? ठीक है, बकेट फिल फैक्टर बता देते हैं। फिल फैक्टर शायद बकेट फिल फैक्टर ही होगा वो। गलती से टाइपिंग वाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। बकेट फिल फैक्टर क्या होता है, जैसे कि जैसे क्या होता है, हमारा बकेट है। ठीक है, बैकहो हो चाहे सॉवेल हो, कोई भी हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, टॉप सॉइल का केस में क्या होता है, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है। ठीक है, ये कम्प्लीटली ही फिल्ड हो जाती है। ठीक है, ग्रेन्स उसका छोटा छोटा ग्रेन्स रहता है, तो उसमें वॉइड्स कम रहती है, तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है। तो विथ कंपेरेटिवली अगर आप सेल को या सैंडस्टोन को लोड कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि विथ मतलब कि आपका टॉप सॉइल में बकेट फिल फैक्टर अच्छा होता है। ठीक है, आप, ठीक है, सेकंड में समझिए आप। बकेट समझिए, इसका आपका हो गया। ठीक है, सॉवेल या मतलब डीपर डीपर सॉवेल है या फिर बैको सॉवेल है। तो इसमें जब आप सैंडस्टोन जब आप मतलब उठा रहे हैं, तो उसका क्या होगा, साइज ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा साइज रहेगा। तो क्या इसमें बहुत सारा वॉइड होता है। ठीक है, बीच बीच में आपका मतलब कि पूरा स्पेस भरता नहीं। तो इसका जो बकेट फिल फैक्टर होता है सैंडस्टोन का और सेल का, विथ रिस्पेक्ट टू टॉप सॉइल कम होता है। ठीक है, तो ये आपका रहा बकेट फिल फैक्टर। टॉप सॉइल का केस में अच्छा से रहेगा, क्योंकि ग्रेन साइज इसका छोटा छोटा है, भर जाएगा टोटली। ठीक है, फुल वॉल्यूम का यूज हो गया इसमें, पूरा ही वॉल्यूम का यूज हो गया। इसमें क्या हुआ, पूरा वॉल्यूम का यूज नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें पूरा वॉल्यूम का यूज नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें मतलब कि स्पेसेस वॉइड्स वगैरह बच गए यहाँ। तो ये होता है आपका बकेट फिल फैक्टर। ठीक है, तो बकेट फिल फैक्टर इस केस में अच्छा है, इस केस में खराब है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, और? हाँ स्वेल फैक्टर बहुत काम। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ। हम्म। हम्म। इसका एप्लीकेशन क्या है इसको इसको देखिए। देखिए क्या होता है, लैंड मतलब कि ब्लॉक, आप कहीं माइंस में काम करते हैं? नहीं करते, ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या होता है, जैसे कि सीम है। ठीक है, सीम हो गया, ये आपका कोल सीम है। कोल सीम में तो क्या होता है, इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, ब्लॉक मेजरमेंट होता है या फिर मेजरमेंट होगा इसका। और अभी तो मार्च मार्च निकली अभी, तो मार्च में क्या हुआ कि बहुत हर जगह एकदम कोहराम मचा हुआ था कि मेजरमेंट टीम आने वाली है। ठीक है, तो वो आके मेजरमेंट करती है। ठीक है, मेजरमेंट करने के बाद क्या होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ कोल निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा कि एक मतलब हिसाब रहे सही से कि कितना क्वांटिटी ऑफ कोल यहाँ से निकलेगा। तो वो हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं, तो वो मतलब कि सर्वेयर लोग जब आके मेजरमेंट करते हैं, तो वो इन सिटू स्टेट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्वेल फैक्टर उसका निकाल के देखा जाता है कि इसका कितना ओरिजिनल मतलब कितना अमाउंट निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो उसका एक हिसाब होता है, वो हिसाब रख लिया। ये हिसाब किस लिए रखा जाएगा? ठीक है, तो इसलिए हिसाब रखा जाएगा, कोई भी माइंस में कितना कितना उसका मतलब कि ब्लॉक है, उसका स्ट्रिपिंग रेशियो कितना, जैसे 1:10 है। ठीक है, तो 1:10 है, तो वहाँ पर आपने ओबी अगर निकाला है, 100 मीटर क्यूब निकाला है। हाँ, 100 मीटर क्यूब आपने अगर ओबी उसका मतलब कि निकाला है, तो 10 मीटर क्यूब आपको कोयला वहाँ पर देना है।
ठीक है, 10 मीटर क्यूब आपको वहाँ पर कोयला कोयला वहाँ पर देना है। तो कोयला वगैरह कुछ सब कुछ हिसाब सही से रखें, चोरी वगैरह ना हो, जो ओनर है कॉन्ट्रेक्चुअल माइंस का है। तो ब्लॉक मेजरमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको हिसाब वहाँ पर देना है। ठीक है, इन रेस्पेक्ट मतलब दोनों रेस्पेक्ट में हो चुका है, इन सीटू में भी हो गया, और इसका जो कोल है ये ब्लास्टेड बार कितना फैलता है उसका रेशियो निकल के वो आपका टोटल ओरिजिनल भी पता चल गया कि क्या क्वांटिटी होगा। तो इससे क्या होता है कि कुछ भी आप जितना भी रिक्वायरमेंट है कोल का, जो भी है, जितना भी निकल सकता है कोयला, आप उसे चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाता है क्या कितना निकलेगा, आपको टारगेट अचीव आपको करना है कि इतना आपको सीम आपका इतना है, स्ट्रिपिंग रेशियो इतना है, इतना ओबी आपका निकला है, इतना कोयला आपका निकलना चाहिए। सोयल फैक्टर का हिसाब से भी दे दिया जाता है, इन सीटू से भी दे दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, थैंक यू। और कुछ? हम्म। तो क्या दिक्कत है? हाँ। तो जैसे ही आपका ये वाला है 1:10 है, ये नंबर ये है, उसी तरह नंबर आपका ये भी तो है, 1:1.9 भी एक नंबर है, 1.9। तो जितना भी मतलब कि जो भी आएगा वो एग्जैक्टली आएगा ना, अब आपका हिसाब से तो आएगा नहीं, कितना वहां पर रिजर्व वहां पर जमा है, तो वही लिखा जाएगा वहां पे। अब ज्यादा वहां लिखा तो जाएगा नहीं, वो कहाँ से टारगेट अचीव करेगा फिर? हाँ। हाँ वही है। ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। हाँ, ठीक है, और सब कुछ डंप चार्ट के रिलेटेड सब कुछ समझ में सही से आया? हम्म। ठीक है, तो सारे चीज़ आपको अच्छी तरीके से डिस्कस हो गए, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका भी डील सही से हो गया है, और पढ़ाने के बाद वैसा कुछ कुछ डाउट रहता नहीं है, अलग अलग डाउट है, क्योंकि पढ़ाने से रिलेटेड कोई तो डाउट वैसा हम भी अभी जब जब तक पढ़ाएं उतना डाउट होता नहीं है, क्योंकि अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें पढ़ा दी गई होती है, क्वेश्चंस भी करवा दिया जाता है, हर माध्यम से आपको बता दिया गया है। ठीक है, और भी कुछ अगर डाउट्स होंगे तो कल जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें हम रिक्लामेशन लेंगे और फायरी सिम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी आप उसे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपका होगा सैटरडे होगा उस दिन, और संडे मंडे मंडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आपको आपका मंडे को टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, और जो ट्यूसडे से है या फिर थर्सडे से आपका मशीनरी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ वही वाला सही, टाइमिंग सेम रहेगा। एग्ज़ाम होगा आपका गूगल बोल रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म के माध्यम से हो जाएगा। हाँ, एमसीक्यू एमसीक्यू। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन करके सबमिट कर देना, ताकि हम भी जान ले कि आप लोग अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज़ों को ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं। टेलीग्राम में ले लीजिए, टेलीग्राम में नहीं लेंगे, टेलीग्राम में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, टावर कम बेसी रहेगा। किसी का टावर अच्छा है तो उसका नंबर अच्छा आता है, जिसका टावर खराब है उसका नंबर खराब आएगा, अनफेयर मीन्स है। ठीक है, तो गूगल गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, आज क्लास को ख़त्म करते हैं, आज 6:30। थैंक यू, थैंक यू, चलिए। ठीक है।